नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस लेके आ चुका हूँ। आप सबको पता है ये फुल लेंथ टेस्ट है और पूरे तरीके से समर्पित है जो लोग तैयारी कर रहे हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, है ना, AEDO, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए सर्वोत्तम है। आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिए हैं, ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब पे, सारे टेस्ट 1 to 1 करके दीजिए। इसका प्रिंट आउट करवा लीजिए मेरे भाई, क्योंकि आप टेस्ट देते हैं तो उसका रिवीजन करना ज़रूरी है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए इसका प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो। जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो में बताता हूँ उसे क्या करिए, आप नोट करते जाइए। जब आप टेस्ट लगाते हैं तो ये आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो लास्ट टाइम में क्या होता है ना कि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, चूँकि आपके लिए यहाँ पे फ़ी में एकदम कम कर दिया हूँ। जो लोग तैयारी कर रहे हो AEDO एग्ज़ाम के लिए, है ना, यह स्पेशल ऑफर आप सभी लोगों के लिए है। इसका फ़ी आप सबको पता है कि 1599 था, अब 1499 था, अभी कम करके मात्र 899 कर दिया हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सारे सेक्शन का आपको क्लास मिलता है टॉपिक वाइज, है ना। उसके बाद ऑल सेक्शन का आपको हिंदी नोट्स मिलता है, चाहे करंट अफेयर्स हो या बिहार स्पेशल हो या हिस्ट्री पॉलिटी बायोलॉजी या स्टैटिक जीके, मतलब कि सारे सेक्शन आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाया जा रहा है। एकदम जीरो से क्लास शुरू है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरा सारे सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, आइए जुड़िए, एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल रहा है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है आपको, सभी एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं नंबर बता देता हूँ, ये पेमेंट का नंबर है 7319924130। इस नंबर पे जैसे ही पेमेंट करके भेजिएगा, पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट करके जैसे पेमेंट करिएगा, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट करके आपको इस नंबर पे भेजना है 93 वाला नंबर पे। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। एकदम जीरो से क्लास शुरू है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। इसका वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक हो रहेगा, है ना। इसमें आप सबको पता है कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 पेपर है, सारे पेपर आपको तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स को लगता है कि सर हमें टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है। देखो भाई, देखो इसमें GS का 50 टेस्ट है, इसका फ़ी 499 है। और इसमें रीजनिंग मैथ्स का, जो आप सबको पता है कि ये फुल पेपर है, इसका भी, इसमें भी 50 टेस्ट है और इसका भी फ़ी 499 है। तो नंबर वही है, मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। नीचे वाला नंबर पे पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके आप 93 वाला नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, चाहे टेस्ट वाला हो या फिर जो अभी मैं बताया हूँ आपके कंप्लीट जो क्लासेज है, जो जीरो से पढ़ाया जा रहा है, उस बैच में हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे बढ़ते। आइए, ये मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, ये टेस्ट नंबर है फ्रेंड्स 5वां। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल, क्या नाम है इसका, कालीबंगन, किस राज्य में है। अब देखो क्वेश्चन तो एक है, आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है। तो आपको ये मैप पे पता होना चाहिए कि आखिर कालीबंगन जो है आखिर है प्रेजेंट टाइम में अभी किस राज्य में, और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हम आपके माइंड में सेट कर देंगे। अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर वीडियो का लेंथ छोटा करिए। भाई अब कितना छोटा करें, 100 क्वेश्चन है लगभग, अब 45-50 मिनट में करवा देता हूँ। अब इससे क्या छोटा करें, है ना। सिर्फ ABC करके बता के चले जाऊँ क्या, यही चाहते हो? ऐसा मेरे से नहीं होगा। देखो भाई, यहाँ पे राजस्थान है, आप सबको पता है भाई, ये राजस्थान राज्य है और यहीं पे है वही कालीबंगन, ठीक है। यहीं पे है वही कालीबंगन। तो ये तो पता चल गया, इसका आंसर तो आपको मिल गया कि सर ये राजस्थान में है। सिर्फ यहीं से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ से पूछता है कालीबंगन का जो वहाँ का स्थल है, उसका खोज किसने किया। तो इसका, उस व्यक्ति का नाम था, अच्छा कब किया गया था वो भी मैं बता देता हूँ। तो व्यक्ति का नाम था अमलानंद घोष, है ना। तो नाम ध्यान रखिए, अमलानंद घोष। कलर चेंज करता हूँ, इसका नाम था अमलानंद
घोष ने यहाँ पे जो है उत्खनन किया था। और कब किया था? तो यह जो किया था 1951 से 52 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो यहाँ से उत्खनन के दौरान यहाँ से कई सारे जो है ना चीज़ें मिला है, साक्ष्य मिले हैं, जैसे यज्ञवेदी है ना, क्या मिला है यहीं से? तो आप कहेंगे सर यज्ञवेदी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि यज्ञवेदी का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला? यज्ञवेदी, जोते हुए खेत का साक्ष्य, जोते हुए खेत का साक्ष्य यहीं से मिला। और ये जो कालीबंगन है ना, ये कई बार पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना, हनुमानगढ़ यहाँ पे जिला है राजस्थान में, वहीं पे ये कालीबंगन है। तो बस इतना ध्यान रखना भाई, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कौन, मतलब कि भाई क्या थे भाई? शाकाहारी थे, मांसाहारी थे, सर्वाहारी थे, ये पूछ रहा है ना। तो कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल, यहाँ के जो लोग थे ये दोनों तरह का था। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, जिनके इनके भोज पदार्थ में देखा जाए तो कौन कौन सा? तो आप कहेंगे सर गेहूँ हो गया, है ना, जौ हो गया, मटर हो गया, तिल, सरसों, गाय, सुअर, बकरी का मांस, ये जो है ना देखा जाए तो इनके ये प्रमुख था, ये सब खाते थे। तो प्रश्न पूछे जाते हैं तो माइंड में रखिएगा। तो यहाँ के जो लोग थे, सिंधु घाटी के लोग थे, वो क्या था सर? अच्छा, सिंधु घाटी का मैं थोड़ा सा लोकेशन बता देता हूँ, कोई किस क्षेत्र में फैला हुआ था, कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था, दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ था, पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का देखो, कश्मीर में मांडा तक, यूपी में यहाँ पे भाई है। इसके बाद इस तरीके से मैं आपको मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कुछ इस तरीके से फैला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे तो उत्तर में था भाई, जैसे बात है यहाँ पे मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है उत्तर में, और पूर्व में यूपी के जो है आलमगीरपुर, आपने नाम जरूर सुना होगा, बहुत बताया हूँ अच्छे से। और ये दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में सुतकांगे डोर। तो सुतकांगे डोर देखो, 3 स्थल जो है ना, इसका लास्ट बिंदु जो है ये भारत में है और एक पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से माइंड में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। और डिटेल में हालांकि थ्योरी वाला क्लास में पढ़ा दिया हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो बढ़ जाते आगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है? धर्म से। तो जाहिर सी बात है, आप सबको पता है, आसान सा क्वेश्चन है, यह जो है जैन धर्म से संबंधित है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट है त्रिपिटक, जो है मैं बोल रहा हूँ त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह जो है त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो है ये क्या है, धार्मिक जो है पुस्तक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य। अच्छा, ये ना त्रिपिटक जो देखा जाए, त्रिपिटक की बात कर लो तो ये पाली भाषा में लिखा गया था, है ना, पाली भाषा में। ये प्रश्न पूछता है। और त्रिपिटक में क्या क्या है? तो आप कहेंगे सर शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। आप कहिएगा फिर सर शुद्ध पिटक में क्या प्रावधान मेंशन है उसमें? तो देखो भाई, शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित है, विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन से संबंधित बातें की चर्चा किया गया है, जबकि अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का जो है मतलब विवेचना किया गया है। तो ये प्रश्न पूछ लेता है, माइंड पे रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि आजीवक संप्रदाय क्या हो जा रहा है भाई? हाँ, क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आसान सा क्वेश्चन, जवाब दीजिए। देखो भाई, मैं अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे पिछले वाले टेस्ट में सर क्वेश्चन आसान लेते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आसान लग रहा है। वही एग्जाम हॉल में आपको आसान लगेगा तब ना। क्वेश्चन सब टाइप का लिया हूँ, ये जो मैं आप लोगों को बोला हूँ कि जो ये सीरीज पूरा कर लोगे, उसमें सब टाइप का क्वेश्चन है, आसान भी है, मॉडरेट भी है ना, और टफ भी क्वेश्चन आएगा, सब आएगा। थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए, है ना, क्योंकि आपका सारी चीज़ें एक ही बार में आपको नहीं करवा दूंगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये भी क्वेश्चन जो लिया हूँ उतने आसान क्वेश्चन नहीं है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सर। तो क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा मखली गोशाल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दे दिया हूँ, PDF में कर लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्राचीनतम जो है ये राजवंश है? अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और जाहिर सी बात है आप लोग सही भी करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा?
नंद वंश हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। ये बिहार है भाई, और आज के बाद यहाँ से मुझे पता है क्वेश्चन आता है, अब यहाँ से तो कंफर्म ही है कि क्वेश्चन आता ही है। ये अपना प्यारा सा बिहार है। बिहार में देखा जाए तो 16 महाजनपद में, है ना, 3 महाजनपद का जो है उदय होता है ना। 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में रहता है। तो ऊपर में तो वज्जी हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, गंगा के ये बीचों बीच, बिहार के बीचों बीच जो है, आप मैप देखेंगे तो गंगा नदी बहती है ना। तो ऊपर में मतलब कि उत्तर की दिशा में आप देखेंगे तो वज्जी संघ है ना, वज्जी संघ है ना, वज्जी है, वज्जी महाजनपद, वज्जी या लिस्वी बोल सकते हो। और गंगा के दक्षिणी साइड में यहाँ पे आपको मगध दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको अंग दिखेगा, भागलपुर वाला क्षेत्र में अंग महाजनपद। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 16 महाजनपद में मगध जो महाजनपद है एक कह सकते हो कि भाई साम्राज्य के रूप में विस्तार भी होता है और अपने शासन व्यवस्था को पूरे तरीके से सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, ये जो इलाका था मगध महाजनपद, ये पूरे तरीके से उस समय समृद्ध था। इसका बहुत सारे एरिया उस समय का तत्कालीन बिहार का जो है ना, उसमें झारखंड भी शामिल था, वेस्ट बंगाल भी इसमें शामिल था। तो माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन आता है बस। लेकिन अभी आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन प्राचीनतम राजवंश है। तो देखो, इस क्षेत्र में सबसे पहले जो व्यक्ति आया, एक मिनट मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, कौन सा वंश आता है। तो आइए एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे जो प्राचीन वंश है यहाँ पे क्षेत्र में, उसका नाम है, जरा सा देख लेना भाई, है ना, बृहद्रथ वंश है ना। तो यहाँ पे लिख लो बृहद्रथ वंश था। उसके बाद आता है हर्यक वंश, हर्यक वंश। उसके बाद आता है भाई शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। उसके बाद आता है भाई नंदवंश, नंदवंश। और उसके बाद मौर्य वंश। उसके बाद बाकी वंश आएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना भाई, तो अच्छा, बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। हर्यक वंश के संस्थापक जो है बिंबिसार था, आप सबको पता होना चाहिए। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही थे। और नंद वंश का आप सबको पता है कि महापद्मानंद, और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो आपके ऑप्शन में था, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, इसका राजधानी भी पूछ लेता है। तो बृहद्रथ की राजधानी जो है गिरिब्रज था। हर्यक वंश का राजधानी देखा जाए तो इन्होंने जो बनाया था राजगिरह को, शिशुनाग की बात कर लो तो ये वैशाली अपनी राजधानी बनाया था। और नंद वंश की मैं बात कर लो तो इन्होंने पाटलिपुत्र बनाया था, है ना। और मौर्य वंश का भी पाटलिपुत्र ही था। तो यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, घुमा फिरा के माइंड में रखिएगा। चलो बढ़ जाते हैं आगे। मैं पुनः कह रहा हूँ, थ्योरी वाला क्लास में जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया हूँ यार, एकदम उम्दा तरीके से डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ दिया हूँ। तो जाके जो लोग नहीं अभी ज्वाइन किए वो कर लो, या फिर आप जो लोग ज्वाइन किए हैं ऑलरेडी तो उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि वत्स का राज स्थित था। तो जाहिर सी बात है, वत्स क्या होगा भाई, तो 16 महाजनपद आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, है ना, कि वत्स का राज स्थित था। तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। वत्स यूपी में पड़ता है। तो वैसे भी आपको यहाँ पे ये चीज़ पता हो जाना चाहिए कि भाई हाँ, लेकिन पता रहेगा तब। वत्स महाजनपद वर्तमान प्रयागराज जो है ना, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वही है। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। प्रश्न पूछता है इसलिए महत्वपूर्ण है, मेंशन किया हूँ। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में क्या है, तो कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था। कंटक शोधक, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हो। हाँ बिल्कुल, आज जो लोग आंसर बी टिक कर रहे हो मेरे भाई, सही है, बी ही होगा, फौजदारी। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। एक धर्म, एक का नाम था, यहाँ पे लिख दूँ क्या, एक का नाम था यहाँ पे धर्म अस्थीय, है ना, धर्म अस्थीय। और दूसरा था भाई, पहला था ये, और दूसरा जो था इसका नाम था कंटक शोधक, ठीक है। तो कंटक शोधक की मैं बात कर लूँ तो ये न्यायालय ग्राम संघ और राज्य के न्यायालय के अतिरिक्त थे। धर्मस्थनीय की बात कर लूँ, सॉरी धर्मस्थीय की बात कर लो तो ये दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करते थे। तो कंटक शोधक न्यायालय फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य करते थे। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, है ना। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करता था। बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ। मौर्य काल का ना आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, पढ़ना जाके अच्छे से, बहुत काम देगा आपको आपके पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई,
कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। आसान सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम मत टिक कर दीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। प्रसिद्ध जो है चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी आप लोग जानते हो, उसके काल में भारत आया था, है ना। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं पुनः कर रहा हूँ कि भाई मेंशन कर दिया हूँ, वहाँ पे पीडीएफ में देख लेना। अगला है गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया। ये बाहरी लोग थे हुन, तो हुन को पराजित किया, वे कौन थे? हाँ, स्कंदगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त द्वारा हुनों को पराजित किया गया था। और ये जानकारी कहाँ से मिलता है? तो एक अभिलेख है, इसका नाम है भाई भित्री अभिलेख। ये गाजीपुर यूपी में है, तो यहीं से ये जानकारी मिलता है। तो कई बार ये पूछ देता है, जब हुन आक्रमण किया था भारत के क्षेत्र में, उस समय जो शासन व्यवस्था को चला रहा था गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त थे, तो भाई ये जानकारी कहाँ से मिलता है जब, तो आपको ध्यान रखना, ये भित्री अभिलेख से आपको पता चलता है। और ये गाजीपुर के यूपी के आसपास का, यूपी में गाजीपुर के आसपास के क्षेत्र में ये है ना। तो स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य का उपाधि भी धारण किया था, ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, है ना। तो देखो, जिसका सूत्र बन जाए, मैंने एक ट्रिक बताया था भाई, जिसका सूत्र बन जाए ये क्या है? यौगिक होगा। जिसका सूत्र ना बने, तो देखो सोडियम का सूत्र बनता है, चौक का भी सूत्र बनता है, चूना पत्थर आपने देखा होगा, अमोनिया का भी है, लेकिन दूध का कोई फार्मूला है नहीं ना है, तो भाई क्या हो जाएगा? यही यौगिक नहीं है, बाकी ये सबका सब यौगिक है। प्रश्न पूछता है तो अप्रोच पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछे। बिल्कुल, जो लोग आंसर टिक कर रहे हो, सी, न्यूट्रॉन के बमबारी से होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो आंसर क्या होगा? सी होगा। नाभिकीय विखंडन मंद गति के जो है न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। इसमें जब किसी भारी नाभिक जैसे यूरेनियम पर जो है न्यूट्रॉनों की बमबारी की कराई जाती है, तो लगभग समान आकार के दो हल्के नाभिक में टूट जाता है और बहुत अधिक ऊर्जा व तीन नए न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। प्रश्न पूछता है यहाँ से, तो माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक परमाणु प्रतीक पर आधारित है। अच्छा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक किया है टाइपिंग मास्टर, ठीक है ना, ये बीच में डाइस होगा। क्वेश्चन है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डाइस के द्वारा, ठीक है, ये प्रतीक, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आधुनिक परमाणु प्रतीक डाइस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो ये बर्जेलियस है, आंसर इसका बी हो जाएगा, ये क्वेश्चन होगा। तो इसे सही कर लीजिए, यहाँ पे लिख दूंगा, लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु प्रतीक डाइस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, ये पूछा है। तो ये बर्जेलियस, देखो, आधुनिक परमाणु प्रतीक जोन्स जेबल बर्जेलियस पूरा नाम है, तो बर्जेलियस ध्यान रखना। तो बर्जेलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, और यह रासायनिक तत्वों के लिए उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त अक्षर है। आमतौर पर जो है लैटिन वर्णमाला में एक या दो अक्षरों का प्रयोग होता है। मैंने बोला था, बहुत कायदे से केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ। और बर्जेलियस ने इस प्रणाली का विकास कब किया था, ये भी पूछ लेता है। तो ये 1811 ईस्वी में किया था, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूँ, जैसे सोडियम के लिए हम लोग इसका सिंबल क्या देते हैं ना, इसका प्रतीक क्या होता है? तो भाई सोडियम का क्या Na लिखता है कैपिटल में, है ना, और स्मॉल में A। तांबा को अगर लिखना है ना, तो तांबा को कैसे लिखते हो सर? आप कहेंगे सर कैपिटल में C और स्मॉल में U लिखते हैं। कार्बन को क्या लिखते हैं सर? कार्बन को तो आप कहेंगे सर कैपिटल C में दर्शाते हैं। ये बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ यार। अगला क्वेश्चन है कि एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन है कि भाई पानी का pH मान क्या होता है? आसान सा क्वेश्चन, कितने लोग बता सकते हो? बिल्कुल, पानी का pH मान 7 होता है ना, आसान सा क्वेश्चन है। उदासीन होता है 7, न्यूट्रल जब रहता है 7 रहता है ना। तो ये प्रश्न पूछा है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई 15 नंबर का, एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोने पर A आयन होता है और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर जो है B आयन होते हैं। तो यौगिक का जो है क्या पूछा है कि मूलानुपाती सूत्र होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, तो आप जाहिर सी बात है आंसर टिक करना। यहाँ पे A B 3 हो जाएगा राइट आंसर, ये 3 है, 3 यहाँ पे होगा नीचे में, तो B हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हेयर प्रक्रिया में, लाइन को समझिएगा, हेबर होगा, हेबर ही है। हेबर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है ना, काम में लाया जाता है? तो बिल्कुल बंद निकाय। देखो हेबर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण में बंद निकाय काम में लाया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया को, जूम कर लेता हूँ भाई, नहीं तो आप कमेंट करोगे कि सर क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है सही से। क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए? हाँ, SO2 प्रश्न पूछता है ना। तो बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए SO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं इसलिए, है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आप देखो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर SO2 का रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई? तो आप सभी को पता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। तो इसका रासायनिक नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड, ठीक। और ये उत्पन्न कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे सर जीवाश्म ईंधन से, कोयला तेल के जलने से सल्फर अयस्क का ये क्या होता है, उत्पन्न होता है, प्रश्न पूछता है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो और मैं टेस्ट देना बंद कर दूंगा, है ना। नहीं तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपके लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं, बहुत मेहनत लगता है इसमें, एक लोग नहीं 3-4 टीम काम करता है, उसके बाद क्वेश्चन सेट होता है यार, है ना। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता है। फ्री में दे रहा हो तो पर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, कम से कम तो भाई आपसे एक ही डिमांड है, वीडियो को लाइक करिए, 1-2 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन है कि अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप सबको पता है कि अच्छा क्वेश्चन है। शोधक है ना, शोधन जो है अभिकर्ता है। देखो अपमार्जक या डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधक पदार्थ है। नाम से ही पता चल रहा है क्या है, हाइड्रोकार्बन युक्त शोधक पदार्थ है। यह साबुन से उत्पन्न होता है, क्योंकि यह जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता। तो प्रश्न पूछता है डिटर्जेंट तथा एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, बता सकते हो? माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं, माइक्रो सिस्टम धुलाई, ठीक है। और साबुन कास्टिक सोडा से बनाए गए उच्च वसीय अम्लों को हम लोग सोडियम लवण कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन ना पूछता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है अगला कि भाई वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि मत पूछिए, प्राकृतिक रबर को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है? बताओ। हाँ, सल्फर के साथ। जो लोग टिक कर रहे हो सल्फर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिगरेट, जो सिगरेट लाइटर होता है ना, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाँ चलो ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ब्यूटेन होता है। देखिए भाई सिगरेट लाइटर में ना ब्यूटेन गैस इसमें रहता है, जो तरल एवं ज्वलनशील रूप में होता है ना। और इसका रासायनिक जो सूत्र कह सकते हो, रासायनिक जो संगठन होता है आप कह सकते हो भाई C4H10 होता है, ठीक है, ये H10 है होता है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ दो, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। हाँ जो लोग सी टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है भाई। यह राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग निर्धारण की शक्ति देता है। तो भाई संविधान का 105वां संशोधन राज्य को अन्य पिछड़ा वर्ग की शक्ति प्रदान देता है, आप लोग को पता होना चाहिए। 101 नंबर का संशोधन हुआ था, ये से संबंधित है। 103 नंबर का संशोधन हुआ था, वो EWS के लिए 10% आरक्षण से संबंधित था। ये प्रश्न पूछता है जानबूझ के एग्जाम। चलो अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन कानून की जो है वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? अच्छा क्वेश्चन, अब बिल पूछा है। हाँ आंसर क्या होगा? ये 64वां संविधान संशोधन। देखो 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत 64 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक हुई थी ना, उससे हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो LM सिंघवी समिति जो कि 1986 में पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी, और इसी समिति के अनुशंसा पर या फिर इसी समिति के अनुशंसा को संवैधानिक रूप देने के लिए राजीव गांधी सरकार ने जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक सभा में पेश किया, और यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया।
किंतु राज्यसभा द्वारा पारित न होने मतलब कि नहीं होने के कारण पंचायत को वैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हो सका था। हालांकि ये 73वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, कितने कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में। तो अब फिर यहाँ पे हरी झंडी मिल गया, है ना, पंचायतों को वैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर जानबूझ के आपके पेपर में देता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन है, अप्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? बता सकते हो कितने लोग, बताओ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के तहत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ से आप लोग टिक कर लेना, ठीक ना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार देता है? हाँ, बेसिक सा क्वेश्चन है। रॉलेट अधिनियम 1919 आप सभी लोग पढ़े हैं, तो ये हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को लाए गए रॉलेट एक्ट के बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सरकार बिना सुनवाई के गिरफ्तार कर सकती थी, ऐसा प्रावधान था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? आसान सा क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 14। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, और अगर ऐसा करता है तो ये कानून अपराध है, आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा यार इसका ना लोग गलत वो कर रहे हैं। खैर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय संघ का जो 28वां राज्य है? प्रेजेंट टाइम में अभी आप देखेंगे तो टोटल 28 राज्य है, और यूटी की संख्या कितना है, तो यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश का वो 8 है। ये भी ध्यान रखना आपको। तो 28वां जो राज्य बना था वो झारखंड बना था मेरे भाई, हमें बताने की जरूरत नहीं है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त विधेयक को संसद में जो है इनमें से क्रमशः किन अनुच्छेदों के तहत पेश किया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, बताओ। तो डी हो जाएगा 112 और 110। अगला क्वेश्चन है, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? हालांकि ये पूछे नहीं जाना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ना खचरई करता है, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन लेना पड़ा, है ना। तो भाई देखना, क्योंकि आपने देखा इस बार करंट अफेयर्स में कैसे कैसे किया, कुछ क्वेश्चन कैसे एकदम उल्टा पुल्टा पूछा, तो ये पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, और 29वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश थे। आप प्रेजेंट टाइम में कौन है बता सकते हो भाई? मुख्य न्यायाधीश कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? भाई कौन करता है? सभी को पता है, तो राज्य में राज्यपाल के द्वारा लगाया जाता है ना, राज्यपाल, राइट आंसर। और अच्छा, एक कई बार यहाँ से एक आर्टिकल भी पूछ लेता, अनुच्छेद पूछ लेता है। देखो, राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद कितने के तहत? 213 के तहत राज्यपाल को दी गई, राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया, आर्टिकल 213। अगला क्वेश्चन है भाई, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होना चाहिए, कितने दिनों के बाद होना चाहिए? पंचायत का विघटन हो जाता है तो हाँ, 6 माह के अंदर होना चाहिए। और ये कौन से अनुच्छेद में है भाई? आप सबको पता है कि 243 का ये डॉ है इसमें, है ना, प्रश्न पूछता है। अगला क्वेश्चन है भाई, घड़ी में प्रयोग होने वाला ये जो कार्ड क्रिस्टल होता है ना, ये किस चीज़ का होता है ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल जो लोग बीटी कर रहे हो, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। बी इज द राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है भाई, पार्किंसन जो है, पार्किंसन ही है, बीमारी के उपचार के लिए या फिर उपचार के विकास के लिए किनको नोबेल पुरस्कार मिल गया था? तो आंसर इसका ये हो जाएगा, आरबी कार्लसन को मिला था, ठीक है ना, 2000 के ईस्वी के आसपास में मिला था इन्हें। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश में क्या होगा? सदिश में इसमें आप कहेंगे 2 चीज़ों का सर, दिशा भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, परिमाण भी होता है। अदिश में क्या होता है? उसमें दिशा नहीं होता है ना। अदिश में क्या होता है भाई? इसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है। फिजिक्स में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, बता दो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका ट्रिक भी बताया हूँ, जो सदिश कौन होगा? जो व से और ब से उसका उच्चारण आएगा, कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद भी है, वो बताया हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? ये गति सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है गति। बाकी आपका वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल आघूर्ण हो गया, जिसे हम लोग टॉर्क कहते हैं, ये सब का सब क्या है भाई? सदिश राशि है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आता है।
तो जाहिर सी बात घर्षण, तो गतिज ऊर्जा, जिसमें गति होगा तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है उसमें, तो आंसर क्या होगा आप कहिएगा सर यहाँ पे गतिज हो जाएगा। मेरे भाई स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लौटनिक घर्षण, जिसे हम लोग रोलिंग घर्षण कहते हैं, बहुत कायदे से फिजिक्स में पढ़ाया हूँ, जाके पढ़ लेना, गलती मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन लिया हूँ, उसका मतलब ये होना चाहिए कि इस टॉपिक को जाके आप रिवीजन कर लो एक बार अच्छे से। गतिज ऊर्जा में ऊष्मा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, जबकि वस्तु की सतह पर किसी वस्तु को गतिज कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है, तो सतह से जो समानांतर व गति की दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करता है, जैसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है, पढ़ाया हूँ। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है, एक तो स्थैतिक घर्षण हो गया, सर्पी घर्षण हो गया, लौटनिक घर्षण या रोलिंग घर्षण बोल सकते हो। पोस्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। बता दो क्या कहलाती है। हाँ, प्रेरण हो जाएगा, प्रेरण। देखो, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहलाती है, जबकि पदार्थ के कणों में सीधे संपर्क में ऊष्मा का संचरण को चालन कहते हैं। चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, फिजिक्स का एक चैप्टर है, कौन सा, हीट एंड टेम्परेचर। इतना डिटेल में पढ़ाया हूँ कि मत पूछिए, जाके पढ़ लेना। चालन क्या होगा, संवहन क्या होगा और विकिरण क्या होगा। प्रेरण तो आपने समझ ही लिया, इसमें क्या हो जाएगा। चलिए एक डायग्राम से मैं इसे समझा ही देता हूँ, काय के लिए बोलिएगा कि सर नहीं समझाया हो। देखो भाई, ये मैं क्या करता हूँ, एक मान लो कि टब बनाता हूँ, उसमें पानी डाल देता हूँ। चलो ये पानी है, ठीक है। अब क्या करना है, पानी को गर्म करता हूँ, ठीक। अब चलो आग जला दो यहाँ पे, ये मान लो कि आग जल रहा है, ठीक है। आग जल रहा है तभी पानी गर्म होगा, और ये मान लो कि टब का ये पकड़ने वाला है ना, ठीक है। तो देखो भाई, ये आग में क्या छिपा हुआ है, देखो चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। तो आग आप कह सकते हो सर ये रेडिएशन दे रहा है, विकिरण यहाँ पे लिख देता हूँ, विकिरण। अभी मैं समझा दूंगा। आप देखो पानी गर्म हो रहा है, तो पानी गर्म हो रहा है तो ये बर्तन गर्म पहले गर्म होगा, तो ये बर्तन जो गर्म हो रहा है ये किस माध्यम से ये बर्तन गर्म हो रहा है, तो आप कहिएगा सर ये कंडक्शन, जिसे हम लोग चालन कहते हो, ठीक है। और ये पानी भी गर्म होगा, बर्तन पूरे तरीके से तबेगा तो पानी भी गर्म होगा, तो पानी जब गर्म होगा तो किस माध्यम से हो रहा है, आप कहेंगे सर यह संवहन की तरह है ना, संवहन। तो एक डायग्राम से आपने समझ लिया कि चालन क्या होगा, विकिरण क्या होगा और संवहन क्या होगा। आप थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देखो चालन क्या होगा, कंडक्शन, चालन को इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। तो कह सकते हो कि यह ऊष्मा संचरण का वह विधि है जहां ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान बिना अणुओं की गति, इसमें अणु गति नहीं करेगा, है ना, अणु नहीं गति करेगा, ये ठोस में होता है, तो बिना अणुओं की गति का होता है इसमें ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है, किसमें, चालन विधि। अब देखो चालन के बाद क्या होगा सर, संवहन होगा। तो अब इसमें ऊष्मा क्या करेगा, इसमें अणुगति करेगा। मान लो कि पहले पानी का ये वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा गर्म होगा, तो उसके बाद अणुगति करेगा तो एकदम पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो ये होता है कन्वेक्शन, संवहन। विकिरण क्या होता है सर, तो रेडिएशन आपको पता ही है, इसमें ऊष्मा संचरण की वह विधि है, विकिरण जो है ना, रेडिएशन जो है, यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण बिना माध्यम के या माध्यम रहने पर, माध्यम को बिना गर्म किए होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आपके शरीर में लगता है, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है ना। जैसे यहाँ पे आग जलाए हो, ये बर्तन गर्म हो रहा है या पानी गर्म हो रहा है, तो यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, एक डायग्राम से आपने समझ लिया, प्रेरण तो आपने समझ ही लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत कहते से पढ़ाया हूँ फिजिक्स में, गलती यहाँ से नहीं होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, 70 BPSC में पूछा गया था, बिहार के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है MRI को आप लोग बखूबी से जान रहे हैं भाई, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि MRI मशीन किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात आसान सा क्वेश्चन है, तो ये चुंबकीय तरंग। अगला है फ्रेंड्स, क्लोरोफिल में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तो ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम होता है Mg, मैग्नीशियम, बहुत कार्य से हम लोग पढ़े। अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख किसी वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनाती है। यार मानव नेत्र फिजिक्स में पढ़ाया हूँ, एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेटिना पर बनाता है, डिटेल में पढ़ाया हूँ, जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि प्रकाश की गति
शून्यकाश में कितनी होती है? अब देखो, अब शून्यकाश बोल दिया है तो लोग परेशान हो जाएगा, नहीं होना है भाई। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। जैसे शून्यकाश को हम लोग ना निर्वात कहते हैं, इसे आप बोल दो वैक्यूम, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल तो प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रकाश की बात कर ले तो कौन सा तरंग है सर? तो आप कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी नहीं होगी ना, तो जाहिर सी बात है माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, तो निर्वात में उसका स्पीड काफ़ी तगड़ा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से होता है क्या होगा भाई? तो कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस होता है। लेंस वाला चैप्टर पढ़ाया हूँ बहुत, कायदे से जाके पढ़ लेना, ये हो जाएगा राइट आंसर। कम फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा है? अब तेलंगाना राज्य, अब ये क्वेश्चन कब बना सकते हो? जब आपका मैपिंग अच्छा है, फिर इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े हो। तो इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना, ये है ना बहुत सारे टॉपिक को ना, बहुत सारे सेक्शन को आपको लिंक करके पढ़ाता है। मैं बोला हूँ पहले भी एग्जाम में मेरे भाई, तेलंगाना आप सबको पता है आंध्र प्रदेश के ऊपर में तेलंगाना है। अब थोड़ा सा लोकेशन पता है तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे सही से। हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा मैं बता देता हूँ, सी हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ऊपर में आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ है, इस साइड में कौन है? तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो है ही, ऊपर में छत्तीसगढ़ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मरवाड़ राजस्थान के 22 भाग है, यहाँ पे होना चाहिए बीच में, राजस्थान के भाग में है, 22 भाग में होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे पश्चिमी भाग में है राजस्थान का, अगर मैप देखेंगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। भारतीय मानसून, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है, कितने लोग इसका आंसर दे पाओगे? हाँ बिल्कुल, जो लोग स्थल और समुद्रों का विभेदी तापन जो टिक कर रहे हो बिल्कुल सही है, यही आंसर हो जाए। और ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है तो आप चैप्टर है भारत का, जो है चैप्टर का नाम ही है भारत की जलवायु, जाके पढ़ लेना है। यह मानसून वाला चैप्टर है ना, अपवातंत्र के बाद में वही पढ़ाया। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है? तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचित भूमि होता है ये तमिलनाडु में, तालाब से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। ऑप्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला राज्य तमिलनाडु है। यह राज्य तालाबों द्वारा सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र रहा है। तालाबों द्वारा सिंचाई द्वीपीय प्रादीपीय के पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, नाम से ही पता चल रहा है, नागा अर्जुन सागर। तो अब देखो नागा अर्जुन सागर ये प्रश्न पूछता है, तो मैप पे आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये मैं ट्रिक से बता दिया हूँ कि नाग है, नाग का सवारी कौन किया था? कृष्ण भगवान किया था, इस तरीके से। तो नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस पे होगा? कृष्णा नदी पर है, ठीक है, इस तरीके से। और ये कहाँ पे है भाई? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे होगा, और यहीं पे है ये नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये कहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। यहाँ ऊपर में तेलंगाना है और यहाँ पे है यार, ठीक है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सम्मिलित है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। तो प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिएगा, तो कृष्णा नदी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुक्त मतस्की कहाँ पर होती है? ये तूतीकोरी का नाम आपने जरूर सुना होगा ना, तो यहाँ पे ये होता है यार, है ना, ठीक है। तो भारत में मुक्त मतस्की कहाँ पर होती है? तो ये तूतीकोरिन हो जाएगा। भारत में मुक्त मतस्की पर्ल फिशिंग कोस्ट दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र में की जाती है। तूतीकोरिन कोमोरिन के साथ, कोरोमंडल तक ये कमोरिन के साथ, कोमोरिन आपने यहाँ पे अगर मैप देखेंगे ना, तो यहाँ पे कीप ऑफ कोमोरिन है और यहीं पे तक फैला हुआ है ये क्षेत्र। प्रश्न पूछता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है भाई, क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग जो लोग कृषि टिक कर रहे हो वही सही। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे वायुमंडल कहेंगे सर, है ना, वायुमंडल, जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर। प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला जो देश है, देश में बोला हूँ, राज्य नहीं बोला है, तो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल जो लोग चीन टिक कर रहे हो सही टिक कर रहे हो। चीन के बाद इंडोनेशिया है, ठीक ना। जब भारत में भंडारण सबसे ज़्यादा है, नहीं भंडारण में भारत नहीं, माफी चाहता, भारत भंडारण में यूएसए है, ठीक है ना, अमेरिका और रूस और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों आता है। तो पहले यूएसए, उसके बाद रूस और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है भाई कि संविधान, एक मिनट यार, क्वेश्चन है कि भाई संविधान की आत्मा क्या है? तो प्रस्तावना को कहते हैं, बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, ये पूछा है। हाँ बिल्कुल सी, जो लोग टिक कर रहे हो, ये प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ ये सब। अगला क्वेश्चन है भाई कि बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या कहलाता है ना। तो बैक्टीरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण होगा किस में होगा, कितने लोग बता सकते हो। बिल्कुल दिन में अथवा रात में। प्रकाश संश्लेषण दिन में भी होता है और रात में भी होता है, ठीक है ना, तो सी हो जाएगा। अब ये सर दोनों कैसे होता है, तो मेरे भाई प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश से भी यह क्रिया करते हैं। तो कुछ पौधे में देखा जाए तो विद्युत प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों में होता है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार, मतलब कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था। राजा सिताब राय को। प्लासी का युद्ध हुआ था, सबको पता ही है कब हुआ था भाई, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भाई बिहार में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था। पिछले वाले क्वेश्चन में ये करवाया था, तो बिल्कुल आंसर इसका सी हो जाएगा। भू राजस्व का राजस्व जो है निर्णय करना, फिक्स करना। देखो परमानेंट जो सिस्टम लागू हुआ था वही मैं थोड़ा सा एक बार पुनः मैप पे समझा ही देता हूँ, 20 सेकंड का टाइम लूँगा। इस क्षेत्र में बिहार, यूपी, पश्चिमी यूपी, उड़ीसा शामिल था और ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पे था। कौन लगाया था भाई, तो कर्नवालिस ने लगाया था। यहाँ पे 3 लोग था, एक तो किसान था भाई, उस किसान के ऊपर में कौन था, जमींदार था, जमींदार के ऊपर में कंपनी था, याद आया। तो ये जमींदार क्या करता था, किसान से टैक्स वसूल के इसे पहुँचाता था, किसे, कंपनी को। तो जो किसान से टैक्स वसूला जाता था जमींदार के द्वारा, तो उसके 11 हिस्सा में से 10 हिस्सा कंपनी को पहुंचाता था ये जमींदार और 1 हिस्सा अपने पास रखता था। प्रश्न बहुत पूछता है, कर्नवालिस लगा था 1793 में, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ यार, पहले वाले टेस्ट में भी करवाया हूँ। चलो अगला क्वेश्चन है भाई सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू आलोचक कौन थे, है ना। सर सैयद अहमद खां के सबसे कट्टू, बिल्कुल इसका नाम था जमाउद्दीन अफगानी, राइट आंसर। किसान क्या करे किसने लिखी है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है यार। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है भाई। मैं पुनः कर फ्रेंड्स, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रिंट आउट करवा लीजिएगा जब मैं PDF दूंगा तो, और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बिल्कुल यहाँ पे कौन किया था, A.O. ह्यूम ने किया था 1885 में। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में किसको संगठित किया, किसको समझ और संगठित किया, किसको समझा होना चाहिए, किसको समझ और संगठित किया। हाँ ठीक है, आंसर क्या होगा यहाँ पे, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, बहिष्कार और स्वदेशी। डिटेल में बता दिया हूँ PDF में। देखो स्वतंत्रता आंदोलन का इसका जो प्रथम चरण था आप सबको पता हो, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ, 1885 से 1905 तक जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो इस चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन जो 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था उसको जो है समझा और संगठित भी किया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है भाई कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। कितने लोग सही जवाब दोगे, मैं देख रहा हूँ। हाँ केवल इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, दूसरा सही होगा, है ना, दूसरा केवल ये सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक है, तो सिर्फ सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों की मैं बात कर लूँ तो 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार के दंगे हुए, तो इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, तो इसमें अधिकतम प्रभावित जिला जो था ये पूछा है, तो ये पटना जिला होगा, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा भाई, है ना, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, 1876 में किया। अगला क्वेश्चन है कि अपने सद्गुण के बावजूद रजिया सुल्तान सफल नहीं हुई क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे उच्च वर्ग के लोग इनका विरोध किया, डी हो जाएगा राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसके मंगलों के विरोध में लड़ते हुए मृत्यु हो गया था, सभी को पता है ये क्वेश्चन वाले टेस्ट में भी आपने किया होगा, तो जफर खां था।
अगला क्वेश्चन है भाई, दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ हुआ था? हाँ बिल्कुल, जो लोग बीजापुर और गोलकुंडा टिक कर रहे हो सही है। अगला है क्वेश्चन कि मत्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था, ये पूछा है। तो बी हो जाएगा, यहाँ पे योगिन कौल है। अगला है, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? अकबर के दरबार में, हाँ ये हो जाएगा इसका अब्दुल असमद खान था। अगला क्वेश्चन है 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया था, जो था क्या था ये दीन ए इलाही, ये पूछा है। ये आप सबको पता है फ्रेंड्स, व्यवहार संहिता था, ठीक है, और 1582 में किया था। अगला को, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हाँ मैं पुनः कह रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये दे दिया हूँ PDF में यार, ध्यान रखना। मल्टीपल, हकीम खान था इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय छठी पंचवर्षीय, मतलब कि भारत में छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था, ये पूछ रहा है। सबको पता है भाई, कितने लोग, तो क्या हो जाएगा 80 से 85 हो जाएगा ना, बी हो जाएगा 1980 से 50। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो बीजापुर बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कौन सुप्रसिद्ध चित्रकार था? है ना, अकबर के दरबार में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ये मैं आंसर बता दिया, अब्दुल असमद था, है ना। दक्षिण भारत के सहायक संतों को कहा जाता था, है ना, तो बिल्कुल बी हो जाए, नायनार संत कहा जाता है भाई। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात, जो CRR बात कर रहे हो ना, में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन का प्रभाव होगा, क्या होगा ये पूछ रहा है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये वृद्धि होता है। क्वेश्चन है कि योजना आयोग एक है, ये परामर्शदायी संस्था है भाई, सी हो जाए। अगला क्वेश्चन, ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब क्या होगा? आप कहेंगे सर अल्प बेरोजगारी तब होगा, तो जाहिर सी बात अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, बताओ सभी लोग, कौन सा ऐसा टैक्स है, कर है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हालांकि आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है, तो बी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदीग्राम क्षेत्र, अच्छा क्वेश्चन है, में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? सलीम समूह का। निम्न में कौन सा जो है नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये ग्रेट ब्रिटेन नहीं, बाकी सब है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये 2005 ईस्वी में। पर्यावरण किससे बनता है? तो आप सबको पता है, जीव या घटकों से, भू आकृति से, आ जाए घटकों से, तो सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई? अच्छा क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ है? सलीम अली, नाम से ही पता चल रहा होगा, तो ये गोवा राज्य में है। और गोवा में एक नदी है, मांडवी नदी, है ना, मांडवी नदी के किनारे ही है ये सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं बनाता है? तो कौन हो जाएगा? आप डायरेक्टली कहोगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे ऑप्शन में है, किधर चला गया, CO2 तो बनाता है, अच्छा ये माफी चाहता हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, सौर ऊर्जा का उपयोग। CO2 बनाता है यार, ध्यान रखना, सौर ऊर्जा का उपयोग ये नहीं बनाता है प्रदूषण को। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स यहाँ से शुरू हो गया है, बताओ कि किस संगठन ने शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना सीखे शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक कर रहे हैं सही है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने, अच्छा 2 बार रिपीट हो गया है, इसका आंसर भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि सरहुल अभी हाल ही में मनाया गया है, किस राज्य में? तो ये सरहुल जो त्यौहार है भाई छोटा नागपुर के पठारबला क्षेत्र में मनाया जाता है, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP किस मंत्रालय द्वारा जो है यहाँ पे शुरू किया गया था? तो यह भी ए हो जाएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर सर्कुलर कोलाइड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FCC कहते हैं, तो किस संगठन द्वारा प्रस्तावित $30 बिलियन की परियोजना से किया? तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, है ना, यूरोपियन परमाणु अनुसंधान संगठन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से पहली मुक्त बढ़िया चावल योजना शुरू की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन आता है भाई, तेलंगाना ने ऐसा किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय ने ऐसा काम किया है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। तो यूपी के कानपुर हो जाएगा, ठीक है। ये समुद्री दिवस के रूप में हम लोग 5 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य में मार्च 2025 में देखा जाए हाथलांग पोई नामक एक जो है वर्षीय स्वच्छता अभियान शुरू किया है? नाम से ही पता चल रहा होगा, जाहिर सी बात है ये मिजोरम में किया है, ठीक है। तो ऑप्शन में होगा मिजोरम मेरे भाई, यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर को सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जो है यहाँ पे देखा जाए तो भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये गुजरात के अहमदाबाद को मिला है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगम राजवंश के देवराय प्रथम के दुर्बल जो है तांबे की प्लेटों का अनावरण कहाँ किया गया? नाम से ही पता चल रहा होगा, कितने लोग बता सकते हैं, बेंगलुरु में किया जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, वंदना कटारिया जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्त की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है वंदना कटारिया? तो जाहिर सी बात है ये हॉकी से संबंधित है। हाल ही में खबरों में रही रूसी कुलिया किस राज्य से होकर बहती है? ये नदी है, वह ध्यान रखना, तो ओडिशा हो जाएगा ना, रूसी कुलिया नदी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन है भाई, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है ना 2025 में कौन शीर्ष पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उड़ीसा राज्य ही शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाने वाला विशाल प्रति चक्रवाती तूफान किस ग्रह से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हो कितने लोग? बिल्कुल, जो लोग बृहस्पति ग्रह टिक कर रहे हो सही है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने 100 क्वेश्चन में कितना सही किया है। नेगेटिव काट के, चूंकि इसमें 1/3 नेगेटिव है, ठीक है। और टारगेट होना चाहिए 85% प्लस मार्क्स का। मैं पुनः कह रहा हूँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो आ सकते हो। देखो इसका एक्सप्लेनेशन ना बहुत डिटेल में मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसका प्रिंट आउट करवा के और जो क्वेश्चन करवाया हूँ तो उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।